Hi guys, I am Dr. Tanya and welcome to my show From Womb to Women. आज के हमारे गेस्ट हैं जो लोगों के घरों को सजाती है, जो लोगों के घरों में किलकारियां लाती है और जो लोगों की गोद भी भरती है। डॉक्टर सोनाली जैन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट है। लेट्स वेलकम एंड हैव अ गायनी ज्ञान एंड गॉसिप विद डॉक्टर सोनाली जैन। मैम, ये इनफर्टिलिटी जो कि आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, बहुत सारे कपल सफर कर रहे हैं इस चीज से, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हो कि हाउ अ कपल कम टू नो कि दे आर इनफर्टाइल और वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं? दोनों मेल और फीमेल में हमें ऐसा क्या चीज देखना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चले और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चले कि हाँ, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ओके, सो सबसे पहले इस वर्ड में है क्या एग्जैक्टली? सो इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जब कोई कपल जो कि साथ में रह रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोहैबिटेट कर रहे हो और उसके बाद 1 साल हो जाए और वो रेगुलर संबंध बना रहे हो और फिर भी बच्चा ना ठहरे, तो उसको हम एक इनफर्टाइल कपल लेबल करते हैं। यानी कि अब उनको ज़रूरत है गायनेक के पास जाने की और दिखाने की कि बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। या फिर अगर उम्र लेडी की, जेंट्स की, दोनों की, हस्बैंड एंड लेडी बोथ, दे हैव एज मोर देन 35 ईयर्स और वो 6 महीने से लगातार ट्राई कर रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तब भी हम उसे इनफर्टाइल कपल लेबल करेंगे और दैट इज द पॉइंट कि जब उन्हें आना चाहिए। लेकिन अगर कोई यंग महिला है, एकदम 22 ईयर्स और 23 ईयर्स ओल्ड महिला है और वो आती है कि मैडम बच्चा नहीं ठहर रहा है, शादी को 1 साल हो गया है, पीरियड में भी दिक्कत है, तो फिर तो हमें तभी की तभी उसको देखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप आप क्या लोगे मैम फॉर अ मेल एंड फॉर अ फीमेल? व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट स्टेप? जैसे कि हम लोग क्या टेस्ट लिखेंगे जिनसे कि उनको पता चलेगा हाँ, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस? ओके, सो जैसे ही कपल आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट लिखते हैं। कुछ फीमेल के लिए होते हैं, कुछ मेल के लिए होते हैं। जैसे कि फीमेल के लिए हम पहले हार्मोन टेस्ट लिखेंगे जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है। एक थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये हार्मोन्स है दोनों। इसके अलावा एक AMH नाम का हार्मोन होता है जो कि महिला में अंडेदानी का स्टेटस बताता है, अंडों का नंबर और उनकी क्वालिटी दोनों दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं महिला का नीचे के रास्ते से और हम देखते हैं कि मुख्य तौर पे कि बच्चेदानी ठीक है, नले ठीक हैं, अंडेदानी ठीक है कि नहीं। इसके अलावा हम करेंगे हस्बैंड में शुक्राणु की जांच, जिसे सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, जिससे कि हमें उनका पैरामीटर पता लग पाए कि भाई शुक्राणु में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जितना हम हिस्ट्री पूछते हैं, चीजें पूछते हैं कि आपको संबंध बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है या कुछ ऐसा लगता है कि कभी टीबी तो नहीं हुआ, कोई भी ऐसी दिक्कत पुराने टाइम में हुई, किसी को भी हुई हो, तो फिर हम महिला की नलों की जांच भी करते हैं, जिसे हम ट्यूब टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि आपने बोला कि सीमेन एनालिसिस जो मेल का जांच है, उसके लिए हमें मेल को क्या क्या पहले से प्रिपेयर करने के लिए बोलना पड़ेगा कि आप पहले ही इस चीज के लिए इस तरीके से प्रिपेयर रहो और इस दिन सैंपल देना, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है? ओके, सो बेसिकली हम ये बताते हैं कि मेल्स को कि जब भी आप संबंध बनाते हैं उसमें उसके बाद 2 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। so, उसके बाद ही आप सैंपल दो और सैंपल जो है वो लैब में आके ही देना है। प्रेफरेबली घर से सैंपल नहीं लेके आओ। हमें चाहिए कि जैसे ही सैंपल आप दो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर हम उसको देख पाए माइक्रोस्कोप से। सो ऐसा ना हो कि घर दूर हो और सैंपल जब तक पहुंचे तब तक टाइम लैप्स हो जाए। फिर इसके बाद जो सैंपल का कंटेनर होता है वो नीचे से पकड़ना होता है, ऊपर से नहीं पकड़ना होता है। सो छोटी छोटी चीजें हम पहले से ही एक्सप्लेन करके रखते हैं। ठीक है मैम। दूसरी चीज ये हम लोग पढ़ते हैं मैम अपने बुक्स में कि देयर इज अ वन कॉल्ड एज प्राइमरी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी एंड देन नेक्स्ट इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? ओके, सो प्राइमरी जैसा कि वर्ड बोलता है, यानी कि कपल को कभी बच्चा ठहरा ही नहीं है, आज तक एक बार भी 2 लकीर भी नहीं आई है प्रेगनेंसी जांच में, किट टेस्ट में। लेकिन जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसका मतलब ये है कि कभी तो बच्चा ठहरा है, या तो बच्चा है पास में यानी जीवित है, या फिर कोई अबॉर्शन हुआ हो। सो एनी टाइम कभी भी जिंदगी में उसका बच्चा एक बार भी ठहरा है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अबॉर्शन हुआ हो, तो उसके बाद अगर वो फिर से ट्राई कर रही है महिला और 1 साल गुजर चुका है उसे ट्राई करते हुए, तो हम उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे।
मैम, जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, सारे पेशेंट्स देखते हैं, कपल देखते हैं, कई कपल ऐसे आते हैं, बट चूंकि काफी समय हो गया होता है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में और इतने दिनों की प्रैक्टिस में क्या देखा है कि वो क्या इमोशनली क्या सफर करते हैं? हाउ यू विल से दिस थिंग? ओके सो जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम उन्हें बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे संबंध बनाना है, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर. दे डोंट हैव दैट थिंग कि ये तो जस्ट लाइक दैट हमें चीज को, उस एक्ट को एंजॉय करना है. उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत प्रेशर होता है कि हमें इसी टाइम पे संबंध बनाना है, बच्चा नहीं ठहरेगा तो क्या होगा. और जब संबंध बना लेते हैं उसके बाद भी 14 दिन उनके एक एक दिन गुजारना इज लाइक जैसे उनके लिए एक साल ना हो गया हो. दे फील लाइक कि कब जल्दी से 14 दिन गुजरेंगे और हम प्रेगनेंसी जांच करेंगे और 2 लकीर आएंगी. सो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर. एंड जैसे ही अगर वो आता है बहुत खुश होते हैं, बट अगर बाई चांस वो नेगेटिव आता है तो दे हैव अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. सो ये जो है ओवुलेशन प्रेशर या जो क्रिएट होता है, सोसाइटल प्रेशर, अपना प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, वो बहुत फेस करते हैं. दूसरी चीज, अगर हम सोचे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या इमोशनल ट्रॉमा अलग है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जैसे किसी के एक बच्चा ऑलरेडी है, तो हो सकता है वो एक फेज को एंजॉय करो कि चलो एक बच्चा है, पेरेंटिंग अच्छे से खुशहाल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बट देन दे हैव दिस प्रेशर, नहीं नहीं मुझे तो फैमिली एक्सपैंड करनी है, नहीं होगा तो क्या होगा. सो देर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स दे गो थ्रू, विच वी हैव टू डील विद देम. वी हैव टू encourage कि नहीं है, इससे एज अ टेस्ट सोचो. यू डोंट हैव टू थिंक लाइक इट इज लाइफ और डेथ, बिकॉज देन यू कैनॉट हैव अ गुड रिजल्ट. मैम, जैसे आपने बोला कि एक सोसाइटी की प्रेशर होती है, एक कपल की खुद की प्रेशर होती है, दोनों में से आप किसको ज्यादा परसेंटेज देते हो कि हाँ ज्यादा सोसाइटी की प्रेशर है या खुद कपल की प्रेशर है? आई ऑलवेज फील सोसाइटी की प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वंस जैसी शादी होती है, एक साल हो जाता है, पीपल जस्ट स्टार्ट आस्किंग कि अच्छा गुड न्यूज कब दोगे. सुनो, खुद का भी हो या ना हो, लेकिन सोसाइटी तो आपको इतना, मैं ये नहीं कहती डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट प्रेशर भी बहुत क्रिएट हो जाता है कपल पे कि वो खुद भी इतना शायद नहीं सोच पाएंगे. एंड देन इवेंचुअली दे हैव टू सी कि आप बस दे दो हमें रिजल्ट मैडम. तो डॉक्टर पे भी एक वो हो जाता है कि नहीं नहीं, दिस इज द हाई टाइम, दे शुड गेट व्हाट दे वांट. मैम, अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि शादी करने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 साल के बाद हम कंसीव करेंगे, जो हमें बॉलीवुड्स में दिखाया जा रहा है, एक्टर्स यही कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि कपल को वही चीज फॉलो करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, जो जनरल कपल है जैसे हम जैसे लोग हैं? क्योंकि हमारी लाइफ तो बहुत बिजी है, हमारे पीछे कोई 10 लोग हमें रेडी करने के लिए नहीं पड़े, हमारे डे टू डे चैलेंजेस के लिए कोई नहीं है. तो क्या हमें अपने जो कपल हैं उनको, और बॉलीवुड के जो ये अभी ट्रेंड चला हुआ है 2 साल 3 साल वाला, उनको, क्या आपको लगता है कि ये सोसाइटी में आ रहा है और ये गलत है? हो क्या गया है ना कि आजकल एवरीबडी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दे जस्ट वांट कि मैं अच्छे से, मेरी जॉब लगे, एजुकेशन बहुत अच्छी हो एंड मैं अच्छे से पैसा कमाऊं. हर किसी की यही सोच है आज के टाइम में. सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. सो एक तो लेट मैरिजेस होती जा रही हैं, और जैसे कि आपने बोला कि मैरिज हो गई है, उसके बाद भी दे वांट टू हैव अ ब्रेक, लाइक अ पॉज बटन, कि नहीं अब तो 2-3 साल रुक के ही हम प्लान करेंगे, अभी तो हमें या तो लाइफ एंजॉय करनी है या हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है. सो इन दैट केस क्या होता है ना, जो आपके गोल्डन पीरियड है वो लूज हो जा रहा है. अगर आप 20-21 साल पे, नॉट 20-21 एग्जैक्टली, लाइक आप 23-24 ईयर्स पे सपोज शादी कर रहे हो, तब तो ठीक है, आप सोच सकते हो कि आप 2-3 साल का गैप लो एंड यू गेट प्रेग्नेंट बाय मे बी 27 और 28 ईयर्स, जो कि ठीक ठाक एज है. पर अगर आप शादी ही 30 साल पे कर रहे हो और अगर आप 3 साल का ब्रेक ले रहे हो, तो 33 तक तो अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही तो खराब होने वाली है. सो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा आगे फर्दर. सो आई डोंट थिंक वी शुड फॉलो बॉलीवुड ब्लाइंडली. आई फील हम जो ट्रेडिशनली ट्रेंड जो फॉलो हो रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज द गोल्डन ट्रेंड. That is. Ma'am, what is you told in this conversation a golden time? What is this golden time? Okay, so golden time of pregnancy, Yes. I feel it is around 25 years. So 25 साल तक, 20 to 25, 21 to 25 is a very good time जब आपकी fertility बहुत high होती है. If not that, 25 to 30.
बट जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे द फर्टिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, यानी कि अंडों की नंबर, अंडों की क्वालिटी अच्छी तादाद पे, अच्छी पेस पे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, एंड इवन बाय दी 35 और ज्यादा। सो जितनी जल्दी उतना बेटर, एंड आई फील इफ यू आस्क मी द एक्चुअल आइडियल एज, आई विल फील 25 years परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट मेल साइड? से मेल्स में ना नंबर ऑफ शुक्राणु या स्पर्म जो है वो कम नहीं होते हैं, बट यस जो उनकी क्वालिटी है वो 40 साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। सो मेल्स के लिए एज बार इतना बड़ा नहीं है, फीमेल्स के लिए क्यों है? क्योंकि फीमेल्स में जो अंडे हैं वो जब फीमेल खुद अपना जन्म उसका होता है तब मैक्सिमम होते हैं, और वो धीरे धीरे अंडे उसकी बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं। तो फीमेल का जो अंडे का पूल है वो अगर इतना था जब वो खुद जन्म ली थी, तो वो धीरे धीरे श्रिंक होते हुए हो जाएगा और 35-40 ईयर्स तक बिल्कुल ही कम हो जाएगा। मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में जो शुक्राणु बनते आ रहे हैं वो उसी पेस पे बनते जाएंगे, अनलेस वो बहुत स्मोकिंग और अल्कोहल और सब में इंडल्ज करते हैं। तो मैम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ इन मेल एंड फीमेल, उनके जो फीमेल की जो ओवरीज है और मेल की जो स्पर्म है उनमें क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए? ओके, सो 2 फैक्टर्स, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर हम औरतों पे आए तो जो अंडे की क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने बोला, वो एज के साथ कम होती रहती है, तो कम से कम 10 और 10 मिला के 20 अंडे तो हों, और नहीं तो 10 से 15 अंडे तो होने चाहिए, तभी तो कुछ, हालांकि एक ही अंडा चाहिए होता है, बट इतना होगा तभी तो उसमें एक मास्टर अंडा बनेगा और वो शुक्राणु से मिलेगा। एज यू से क्वालिटी भी अंडों की ना उम्र के साथ कम होती है। क्वालिटी हम एज सच नहीं बता पाएंगे महिला को देख के, बट उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको एक सीरम AMH होता है, ब्लड टेस्ट, या फिर जब एक्चुअली IVF कर रहे होते हैं और जब वो अंडे निकल के आते हैं और जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि वो किस टाइप की क्वालिटी है। तब हम अच्छे से जज कर पाते हैं कि देखो अंडा देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली मेल्स की बात आई तो मेल्स में जो शुक्राणु है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है। अगर कोई मेल है जो फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग में बहुत इंडल्ज होता है, तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो सकती है, या फिर वो लैपटॉप बहुत यूज कर रहे हैं, लैपटॉप अपनी लैप के ऊपर रख रहे हैं, देन अगेन दे मे फेस द सेम प्रॉब्लम। अब इसके लिए भी उनके जो एनालिसिस होता है, यानी जो जांच होती है, उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर शुक्राणु की कमी नंबर में थोड़ी कम हुई तो हमारा ट्रीटमेंट का ऑप्शन अलग होता है, और ज्यादा कमी हुई नंबर में तो हमारा ट्रीटमेंट का ऑप्शन अलग होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कोई कपल है और वो आया दिखाने के लिए कि हमें बच्चा नहीं ठहर रहा है, और फिर इवेंचुअली जब तक उसकी जांच हुई उसको लगा कि अब तो गायनेक कुछ कर ही देगी, अब बच्चा ठहर जाएगा, फील रिलैक्स्ड कि चलो ठीक है अब हम तो दिखा ही रहे हैं, अब हो जाएगा इलाज, और अगले महीने वो प्रेग्नेंट होके आ गए अपने आप ही, बट कुछ किसी कारणवश वो अबॉर्शन हो गया। ऐसा क्यों? कई बार जो क्वालिटी होती है ना वो पुअर होती है, या तो शुक्राणु की या अंडे की, तो बच्चा तो ठहर जाएगा क्योंकि हमें तो एक शुक्राणु और एक अंडा ही चाहिए एक बच्चा बनाने के लिए, बट क्योंकि क्वालिटी खराब है तो बच्चा वो पनप नहीं पाएगा और नेचर खुद ही उसे अबॉर्ट कर देगी। और मैम ये जो ट्यूब टेस्ट है वो पहले हाँ कहते थे हम लोग कि ट्यूब टेस्ट हो रहा है, और पेशेंट को जब पेन होता है तो उसको स्पाज्मोटिक पेन की वजह से वो जो रिपोर्ट बन के आता था वो गलत भी हो सकता है। आप इस चीज को कितना लाइटन अप करते हो मैम, और कितना डे टू डे प्रैक्टिस में आप देखते हो कि ये रिपोर्ट अभी गलत आ रहा है? हालांकि अभी एनेस्थेसिया हम लोग प्रेफर करने लग गए हैं, क्या डिफरेंस आपने देखा अभी तक? आजकल ना लोगों की पेन टॉलरेंस भी थोड़ी कम है, खराब हो गई है। हाँ, सो क्या होता है कि और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, तो लोग एनेस्थीसिया के साथ प्रेफर करते हैं, यानी कि पेनलेस, सब कुछ पेनलेस होना चाहिए, है ना। सो जो स्पाज्म है वो तो होगा ही नहीं इन दैट केस, और अगर स्पाज्म होता भी है, अगर हमें लगता भी है कि कुछ ब्लॉकेज लग रही है, इन दैट केस हम हिस्ट्री भी पूछते हैं पेशेंट से कि क्या आपको कभी टीबी हुआ है पहले, या कोई और प्रकार का इन्फेक्शन है, क्या नीचे कोई गंदा पानी तो नहीं छूट रहा है। सो उससे कोरिलेट करके हमें समझ आ जाता है कि क्या लग रहा है सच में नल ब्लॉक है या नहीं है, एंड देन उसके बाद हम दवाइयां भी देते हैं बच्चा ठहराने के लिए, उससे समझ आ जाता है। क्योंकि आई थिंक जब ये रिपोर्ट गलत आते हैं तो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट एक महीना डिले भी हो जाती है,
बट देन क्योंकि आजकल एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज थोड़ा फ्लश करते हो जब आप थोड़ा अच्छे से डाई डालते हो, प्रेशर से डालते हो, तो फॉल्स वाली जो रिपोर्ट है वो नहीं भी नहीं आती है। ओके मैम, IUI and IVF, now how you will differentiate this both the things? ओके, सो IUI का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। यूटराइन मतलब यूट्रस यानी बच्चेदानी। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझे तो IUI सिर्फ एक तरीका है जिसमें कि हमने आपकी नेचुरल जैसे संबंध बनाते हैं उसको ही थोड़ा आसान कर दिया है, जबकि जो IVF होता है उसको हमने बिल्कुल ही लैब में बच्चा बनाने की प्रक्रिया को कर दिया है लेबल। सो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शुक्राणु की कमी है या महिला में अंडे की कमी है, अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट है यानी बहुत ज्यादा कमी है चीजों की क्वालिटी या क्वांटिटी में, तो हम IVF प्रेफर करेंगे, यानी कि हम महिला से बॉडी में से अंडे निकाल लेंगे एनेस्थीसिया से, और हम पति को बोलेंगे कि आप शुक्राणु का सैंपल दे दीजिए, उनमें से अच्छे अच्छे शुक्राणु छांट के और अंडे को मिला के लैब में, एक कमरे में जिसमें लैब और उसमें का प्रॉपर एक मीडिया होता है, उसमें डाल के उनको आपस में मिलाएंगे, बच्चा बनाएंगे। फिर वो बच्चा जो है ग्रो करेगा, उसको फिर हम महिला के बच्चेदानी में डालेंगे। इसको हम बोलते हैं IVF, यानी कि पूरा का पूरा बच्चा एक लैब में बनाया है और हमने वो महिला में डाल दिया अंदर। लेकिन IUI क्या होता है? IUI में हम जो पति के शुक्राणु होते हैं उनको बस हमने थोड़ा सा वॉश किया, थोड़ा प्रोसेस किया, अच्छे अच्छे शुक्राणु थोड़े से निकाल लिए और उन्हीं शुक्राणु को हमने महिला के बच्चेदानी में डाल दिया। तो अब शुक्राणु को मिलना भी खुद ही है अंडे से, बच्चा भी खुद ही बनाना है, बस हमने थोड़ा बाईपास कर दिया रास्ता। और ये हमने क्यों किया? हमने IUI क्यों सेलेक्ट करते हैं हम लोग? IUI हम तब सेलेक्ट करेंगे जब कमी थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा शुक्राणु की क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी बहुत ज्यादा नहीं है, महिला में अंडों की बहुत स्तर पे कमी नहीं है, और हमें लग रहा है कि या तो नीचे जो बच्चेदानी के मुख के नीचे जो वेजाइना होता है, वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है, उस रास्ते को बाईपास करना है, या फिर वो उन्हें थोड़ी ही असिस्टेंस की जरूरत है, इन दैट केस हम IUI करते हैं। लेकिन जब हमें समझ आ गया कि नहीं ग्रॉस कमी है, ज्यादा कमी है, तो फिर इन दैट केस IVF करते हैं। और उम्र का भी होता है इसमें, जैसे सपोज कोई महिला है 35 साल की महिला आती है, अब 35 साल तो ऑलरेडी थोड़ा लेट ही है, तो IUI करेंगे बट इतना प्रेफर नहीं करेंगे, तो एज भी एक क्राइटेरिया होता है। मुझे लगता है मैम कि IUI हम लोग तब करते हैं जब ट्यूब ओपन होती है, और IVF हम तब करते हैं जब ट्यूब क्लोज होती है। बिल्कुल सही बोला। अगर दोनों ट्यूब यानी दोनों नल अगर बंद होंगी तो जो बच्चा बनने की प्रक्रिया वो होगी नहीं, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है कि जो बच्चा बनता है वो आखिर बनता तो नल के अंदर है। जो अंडा और शुक्राणु मिलके बच्चा बनाते हैं वो सारी प्रक्रिया नल में होती है। सो अगर दोनों ट्यूब बंद हैं महिला की तो बच्चा तो बनेगा ही नहीं खुद से, फिर तो हमें मदद लेनी पड़ेगी लैब की, तो उसमें तो हम IVF करेंगे। लेकिन अगर एक भी नल खुली है तो हम IUI कर सकते हैं। और ये कितना हद तक ये सारे केसेस इक्टोपिक में जाते हैं मैम? एक्टोपिक का रेट इज नॉट दैट हाई इफ यू से यूजुअली जो हम नॉर्मली भी प्रेगनेंसी देखी गई है तो एक्टोपिक का रेट इज लाइक 1 to 2%, इट इज नॉट दैट कॉमन। और दूसरी बात, जब हम प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर रिलेटेड भी देखा जाता है कि आप किस तरीके से डाल रहे हो। इट इज नॉट कि हम IUI करा रहे हैं या IVF करा रहे हैं तो रेट बहुत बढ़ गया एक्टोपिक, ऐसा नहीं। मैम ये जो अभी डिस्कशन हमने किया वो तो ये था कि हाँ चलो कोई ना कोई दोनों में से थोड़ा बहुत बेटर है। व्हाट इफ कि दोनों में ही बहुत ज्यादा खराबी है, तो हम किस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं? ओके, सो कई बार ऐसा देखा गया कि जैसा रेशो हम बोलें, पहले मैं आपको रेशो ही बता देती हूँ। तो 40% के आसपास देखा गया है कि मेल्स या फीमेल्स में कमी है, और 20% में देखा गया है कि दोनों में ही कमी पाई गई है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों के ही ग्रॉसली अंडे में भी प्रॉब्लम है, शुक्राणु में भी प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम उन्हें ना डोनर का भी ऑप्शन देते हैं, यानी कि एम्ब्रियो डोनर का भी ऑप्शन होता है। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? 3 या 5 दिन का बच्चा, ठीक है। तो एम्ब्रियो डोनर का मतलब है कि वो किसी और के शुक्राणु और किसी और के अंडे को मिला के जो बच्चा बनाया गया है वो हम उस महिला की बच्चेदानी में डाल सकते हैं, जो कि जिसकी बच्चेदानी ठीक है,
बट उसके अंडे अच्छे नहीं है और उसके पति के शुक्राणु भी अच्छे नहीं है। लेकिन अगर किसी का अंडा बहुत ही ज्यादा खराब है, सपोज कोई महिला बिल्कुल ही 40 साल पे आती है और अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत खराब है, तो फिर हम उस महिला को बोलेंगे कि आप के पास ऑप्शन है कि आप डोनर अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनर अंडे को हम आपके पति के शुक्राणु के साथ मिला के बच्चा बना के उस बच्चे को हम आपकी बच्चेदानी में डाल सकते हैं। या फिर तीसरा केस ऐसा है कि हस्बैंड का शुक्राणु बहुत ज्यादा खराब है और महिला का सब बढ़िया है, तो हम उस केस में उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि आप डोनर सीमेन, डोनर स्पर्म बेसिकली, तो आप किसी और आदमी का शुक्राणु को इस्तेमाल करके उसी महिला का हम अंडा मिला के बच्चा बना के और फिर वो महिला की बच्चेदानी में। तो हमारे पास तीनों रास्ते होते हैं। तो मैम जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, सोसाइटी में इस चीज का आपने कितना एक्सेप्टेंस देता है, मतलब देख रहे हो डे टू डे लाइफ में? क्योंकि वी बिलोंग टू इंडियन सोसाइटी, वी हैव अ ट्रेडिशनल वैल्यूज, वी हैव समथिंग एल्स वैल्यूज फॉर अ फीमेल, सम एल्स वैल्यूज फॉर अ मेल। तो हाउ यू सी कितना एक्सेप्टेंस है फैमिली में फॉर अ डोनर स्पर्म और अ डोनर ओवम? देखो पहले मैं आऊंगी एम्ब्रियो डोनर पे। तो एम्ब्रियो मतलब कि बच्चा ही पूरा पूरा किसी और का है। तो एम्ब्रियो डोनर की जो एक्सेप्टेंस है ना, वो रूरल यानी थोड़ा लोअर स्ट्रेटा में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है। अगर हम आएंगे अर्बन स्ट्रेटा में तो उसमें थोड़ी कम है। उनको चाहिए कि नहीं, हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें अपना ही बच्चा चाहिए, हमें अपना ही खून चाहिए। अब रही बात डोनर अंडा, डोनर अंडा तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा सोसाइटी से कि भाई कोई बात नहीं, किसी और महिला का जिसके हाव भाव सब मैच कर रहे हो अपनी बीवी से, उसका अंडा लेके पति के शुक्राणु से मिला के बच्चा बना दें। लेकिन जब बात आती है डोनर स्पर्म की, यानी कि शुक्राणु किसी और आदमी का, वहां एक्सेप्टेंस बहुत पुअर है, क्योंकि दे फील कि नहीं, हम शुक्राणु तो किसी और का नहीं ले सकते हैं, वो तो हमारा अपना ही होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो बच्चा है वो मेरा नहीं हो सकता फिर। सो ये है अभी भी और ये दोनों में ही है। ये रूरल हो या अर्बन हो, दोनों ही जगह ये थोड़ा ट्रिकी फेज है, कन्विंस करना कपल को कि नहीं, अगर आपको बच्चा चाहिए तो यही रास्ता है। कई बार मैंने ऐसा देखा मैम कि कपल अपने दोनों को एक दूसरे को काउंसिल करके दे डोंट डिस्क्लोज दिस थिंग टू फैमिली एंड दे मूव फॉरवर्ड विद दिस डिसीजन। आई थिंक दैट इज आल्सो अ बेस्ट थिंग। ऑफ कोर्स यू कैन। देखो अल्टीमेटली तो आप दोनों को ही डिसाइड करना है। आप फैमिली से शेयर कर सकते हो, बट इफ यू फील कि फैमिली अगर आपको बाय चांस नहीं हो शायद उस लेवल पे सपोर्ट कर पाएगी, तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हो। सो मैंने देखा है कई बार कि कपल आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम आप ये चीज सिर्फ हमारे बीच में है, आप प्लीज किसी से मत शेयर कीजिएगा, एंड वी रिस्पेक्ट। जो कपल बोलेगा हमें कॉन्फिडेंशियलिटी वी हैव टू मेंटेन डेफिनेटली। मैम आप डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हो आप related to this infertility, what are the misconceptions and myths you are facing in day to day practice of yours? कि सो आईवीएफ में तो बहुत सारी मिथ्स होती हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि जब फर्स्ट विजिट होती है आईवीएफ के लिए, तो डॉक्टर साहब इतने इंजेक्शंस लगाओगे, उनका तो कोई बुरा असर तो नहीं आएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो 2-3% रिस्क होता है वो तो सभी इंजेक्शन के साथ होता है, क्योंकि हम पहले अंडों को बूस्ट करते हैं, अंडे निकालते हैं, फिर हम बच्चेदानी को प्रिपेयर करते हैं, फिर बच्चा डालते हैं। सो ये ऑलमोस्ट 2 महीने की प्रक्रिया है, तो उसमें काफी इंजेक्शंस भी यूज होते हैं। और जब बच्चा अंदर डाल देते हैं उसके बाद 3 महीने तक हमें इंजेक्शन, दवाइयाँ काफी चलता है सपोर्ट के लिए, क्योंकि शरीर को तो पता ही नहीं है बच्चा है अंदर, क्योंकि शरीर ने तो बच्चा बनाया ही नहीं है, बच्चा तो हमने बाहर से लैब से लिया और डाल दिया, तो हमें उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो इंजेक्शंस का बहुत बड़ा वो रहता है कि कुछ हमारे को कहीं भी किसी अंग पे कोई फर्क तो नहीं आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उन्हें लगता है कि जो पेन तो नहीं होगा बहुत ज्यादा। सो आईवीएफ बिल्कुल पेनलेस होता है, कोई पेन नहीं होता किसी भी प्रकार का, इट इज वेरी स्मूथ प्रोसेस। फिर कई बार ये भी सवाल आता है कि जो बच्चा आप लैब में बना रहे हो वो नॉर्मल होगा भी या नहीं, आप सुइयां कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कुछ ऐसा तो नहीं मन बुद्धि निकलेगा? ऐसा भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है जो नॉर्मली पैदा होता है, और आईवीएफ बच्चा है पैदा होता है, उनमें कोई फर्क नहीं पाया गया। तो कई बार उन्हें लगता है कि अच्छा आईवीएफ होगा तो ट्विंस ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। 50% में ट्विंस होते भी हैं,
बट इट इज लाइक 50-50. इट इज नॉट लाइक कि आईवीएफ कराया तो मुझे ट्विन होंगे ही होंगे. तो ये कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को रहती हैं आईवीएफ से रिलेटेड. फिर कई बार ये भी लगता है कि आईवीएफ करा रहे हैं तो 100% प्रेगनेंसी हो ही जाएगी. ऐसा भी नहीं है ना. गारंटी तो देखो किसी भी चीज की नहीं होती. सो सक्सेस रेट है उसका, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इफ यू से 25 से 50%, बट 100% तो नहीं है. सो इट इज लाइक सुना कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, लाइक दैट So we put our best, patient puts in best, and then we wait कि अच्छा ही रिजल्ट मिले. मतलब ओवरऑल पॉजिटिवली हमें पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइब्स मूव के करना साथ. है. यस. तो मैम आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट. आई हैव सीन देयर आर समटाइम 3 ट्रिपल क्वाड्रुपल. तो ये क्या रिडक्शन जो हम लोग करते हैं कि हमें 1 रखना है, 2 रखना है, आपका क्या कहना है कि कितना रखना चाहिए और क्या रिडक्शन सेफ है? देखो कायदे से देखा जाए तो बच्चेदानी जो बनी है महिला की, बनी तो वो एक ही बच्चे के लिए. सो जो एक बच्चेदानी में एक बच्चा वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसको उतनी जगह चाहिए बच्चे को ग्रो करने के लिए. बट जैसे कि आपने देखा है ट्विन प्रेगनेंसीज अब कॉमन भी होती जा रही हैं, और आईवीएफ में तो 50% जैसा मैंने बोला ट्विंस है ही. तो कहीं ना कहीं जब एक कमरा है जिसमें अगर सपोज 10 लोग आ सकते हैं, आप 10 की जगह 20 लोग अंदर घुसा दोगे कमरे में, तो स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज होगी. देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सिमिलरली अगर आप बच्चेदानी में 2 बच्चे होंगे तो स्पेस डिवाइड हो जाएगी, ग्रोथ ऊपर नीचे होगी, एकदम सिमिलर नहीं होगी. कोई थोड़ा ज्यादा माँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा, कोई थोड़ा कम लेगा, कोई थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई थोड़ा छोटा हो सकता है बच्चा. सो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. जैसे कि आपने बोला ट्रिपलेट्स या क्वाड्रप्लेट्स, ऐसा क्या होता है कि कई बार जैसे हम 2 या 3 बच्चे डालते हैं कि कोई तो चिपक जाए अंदर बच्चेदानी में और ग्रो करे. आईवीएफ की बात कर रही हूँ मैं. तो उसमें कई बार देखा गया कि 3 बच्चे भी इम्प्लांट हो जाते हैं और ट्रिपलेट भी ग्रो करते हैं. फिर अगेन 2 की जगह 3, तो और स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगी. तो उससे क्या होगा कि प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. जैसे कि बच्चा पूरे 9 महीने तक माँ की कोख में पनपना चाहिए, तो शायद जो 2 बच्चे हैं तो वो 8वें महीने पे डिलीवर हो जाएंगे. कई बार जो 3 बच्चे हैं वो 7वें महीने पे हो जाएंगे. इसीलिए रिडक्शन का भी एक मेथड होता है, और रिडक्शन जो है इस कायदे पे किया जाता है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर है उसको रिड्यूस किया जाए, जो सबसे ज्यादा हेल्दी है उनको हम ग्रो कर लें. सो रिडक्शन करवा सकते हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते, स्पेशली जब 3 या 3 से ज्यादा बच्चे ठहरे. अच्छा हम एक मिसकंसेप्शन मैंने देखा हुआ है कि कपल्स में कि दे आस्क कि क्या सिर्फ लड़के ही होंगे 2 होंगे तो, क्या सिर्फ लड़की ही होगी 2 होंगे तो, या फिर हमें लड़का लड़की होगा तो क्या चांसेस क्या है इनके? सी इट इज ऑल 50-50. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब आप एम्ब्रियो डाल रहे हो तो वो एम्ब्रियोज अगर आप 3 या 4 एम्ब्रियो डालते हो बच्चेदानी में, तो कोई भी इम्प्लांट हो सकता है, कोई भी बच्चेदानी में चिपक सकता है. तो अगर ट्विंस भी हो रहे हैं तो वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, या 2 लड़के भी हो सकते हैं, या 2 लड़की भी हो सकती हैं, या 1 लड़का हो सकता है या 1 लड़की हो सकती है. सो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि दोनों सिमिलर ही होंगे. बिल्कुल. तो अगर आपको कोई आया और आपको बोला मैडम आपने ही डाला है, आपने 2 लड़का डाला है या आपने 2 लड़की डाली है या लड़का लड़की डाली, इज इट डिपेंड्स अपॉन गायनी? नॉट एट ऑल. हमें तो पता ही नहीं हमने क्या डाला. बस हमने जो अच्छे हैं एम्ब्रियोज, जो हेल्दी हैं, हमने उनको चूज किया और हमने उनको डाला, ये सोचे कि हाँ ये शायद ग्रो कर जाएंगे बॉडी में आगे जाके. मतलब ये डॉक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि उसने क्या डाला. एब्सोल्युटली नॉट. मैम अब चूंकि हमने इतना कुछ डिस्कस किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी ओपिनियन से, आपने जो इतने दिन से एक्सपीरियंस किया है इस प्रैक्टिस में, आपको क्या लगता है कि कमिंग डेज में आईवीएफ नेचुरल कंसेप्शन को ओवर पावर कर लेगा? ओवर पावर तो नहीं कह सकते, बट जिस तरीके से मैरिजेस लेट होती जा रही हैं, एंड लोग करियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस केस में तो ऐसे ही लगता है कि बहुत रैम्पेंट होने वाला है आईवीएफ आज से मे बी 15-20 साल बाद. क्योंकि जो बायोलॉजिकल एज है वो तो उतनी ही रहेगी जितनी है, पर अगर आप 25 की उम्र को 35 न्यू नॉर्मल बनाना चाहोगे तो वो नहीं बन पाएगी डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट कि आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हो तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे रखे हुए, ऐसा नहीं है.
यू आर गोइंग इनटू लेट नाइट हैंगआउट्स और स्मोकिंग अल्कोहल, तो वो सब इन टोटलिटी तो आपके सब चीजों को डिटेरियोरेट ही कर रहा है. प्लस द फूड वी ईट इज ऑल अडल्टरेटेड, इट्स नॉट इवन गुड. स्ट्रेस, सो आई डोंट थिंक कि ये न्यू नॉर्मल आगे बहुत अच्छा रहने वाला है. अच्छा मैम, ये तो हुआ कि हम लोगों ने अपने आप से डिसाइड किया कि हमें अभी शादी करनी है या शादी नहीं करनी है. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ठीक है, एक तो बाई चॉइस, और कुछ होते हैं जिनके पास चॉइस नहीं होता बट समहाउ डिले हो रही है. तो एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए उनको अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे किस तरीके से चेक रखना चाहिए. एंड आजकल की जो जनरेशन है काफी एम्बिशियस होती जा रही है, काम काज, बिजी लाइफ, नाइट ड्यूटीज, उनको साथ में पार्टीज भी करने हैं और भी चीजें घूमना है, ट्रिपिंग भी करनी. सो ये चीजें कैसे मैनेज होगा दोनों, फॉर मेल ऑल्सो एंड फॉर फीमेल ऑल्सो? ओके, सो अगर पॉज बटन करना ही है और हमें अभी नहीं चाहिए बेबी, या हम नहीं सोच रहे हैं, या मैरिज ही लेट हो रही है, सो जैसा कि आजकल कॉमन है, सो इन दैट केस क्या होता है कि 2-3 चीजें हम देखते हैं. कि सबसे पहले तो हम डाइट की बात करें, मेल हो या फीमेल हो, एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. जंक फूड एज मच अवॉइड एज पॉसिबल. देन अल्कोहल स्मोकिंग, से नो टू इट प्रॉपरली. इवन कोई ड्रग अब्यूज भी नहीं. वेपिंग आप देख रहे हो आजकल इतना कॉमन है, टीनेजर्स आर डूइंग दिस, सो सोचो अभी के टीन्स 15-16 ईयर्स पे कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा व्हेन दे विल गेट मैरिड डाउन द लाइन 10-15 साल बाद. एंड इसके अलावा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, देन एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स रोज खाना, जो हम ट्रेडिशनल करते आ रहे थे वही चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि दोनों ही वर्किंग होते जा रहे हैं तो स्ट्रेस तो बहुत ही बढ़ गया है. तो जब स्ट्रेस होता है पीपल बिंज, तो बिंज ईटिंग और स्ट्रेस, बिंज ईटिंग स्ट्रेस, दैट इज अ विशियस साइकिल एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, योगा या प्राणायाम, और डू व्हाटएवर लाइक म्यूजिक, आर्ट फॉर्म, कुछ भी. देन उसके बाद वैक्सीन्स, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल्स में HPV वैक्सीन आ रही है, सो timely you have to get yourself vaccinated so that you don't have any problems later on. इसके अलावा if you have any problem, महिलाओं में क्या होता है ना, कोई भी चीज होती है, अरे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाल देते हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या फिर कोई गांठ महसूस हो रही है, किसी भी चीज के लिए बहुत ही लो थ्रेशोल्ड रख के गायनी को विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन you have to indulge in a safe intercourse, सेफ सेक्स जिसे बोलते हैं. अगर हम अपने आप को इन्फेक्शन से नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा. फॉर मेल्स ऑल्सो सेम थिंग, क्योंकि अगर नीचे के पार्ट में इन्फेक्शन होंगे तो फिर द क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग विल डिटेरियोरेट. एंड द स्ट्रेस इज इक्वली एप्लीकेबल टू मेल्स इफ यू सी. इन फैक्ट आई फील मेल्स हैव मोर स्ट्रेस प्रोपोर्शन कंपेयर टू फीमेल्स. आई फील सो. मैम, ये इन्फेक्शन जो है ड्यूरिंग इंटीमेसी, तो वो मेल से ज्यादा फीमेल को जाता है या फीमेल से ज्यादा मेल को जाता है? देखो, किसी से भी किसी को जा सकता है, बट वो प्रेजेंट ज्यादा फीमेल्स में करता है. उसका रीजन है क्योंकि जो फीमेल्स की से यूरिथ्रा है वो स्मॉल है, फीमेल्स में टेंडेंसी ऑफ द सिम्टम्स आर मोर. दूसरी चीज, जो बच्चेदानी है वो एकदम विसिनिटी में, बच्चेदानी का मुख इज इन विसिनिटी विद द यूरिथ्रा. तो दोनों ही चीजों में क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. सो मेल्स का क्लियर ऑफ इजीली हो जाता है, बट फीमेल्स का क्लियर ऑफ इतना इजीली नहीं हो पाता. सो फीमेल्स में टेंडेंसी टू प्रेजेंट द सिम्टम्स थोड़ा ज्यादा होती है. अच्छा मैम, अब फीमेल्स आर एम्बिशियस हो रही है सोसाइटी में, जो कि जरूरी भी है होना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है सोसाइटल चीजें. तो आपको क्या लगता है कि एग फ्रीजिंग कितना अच्छा है उन फीमेल्स के लिए? सो एग फ्रीजिंग ना, इट हैज बिकम अ फैशन नाउ, अ ट्रेंड बेसिकली, बट आई विल से इट इज नॉट अ ट्रेंड टू बी फॉलोड. होता क्या था कि पहले के जमाने में कैंसर के पेशेंट्स को ऑफर करा जाता था एग फ्रीजिंग. सो जिसको सपोज कैंसर है और उसको दवाई देनी है, बिजली से या रेडिएशन देनी है या कीमो की दवाइयाँ चढ़ानी है, तो उससे जो अंडेदानी पे असर ना आए और वो बाद में बच्चा पैदा कर पाए महिला, उसके लिए हम एग फ्रीजिंग ऑफर करते थे कि चलो पहले आपको कीमो रेडियो देने से पहले ही आपके अच्छे अच्छे अंडे
अच्छे से ज्यादा पूल में निकाल के हम उसे फ्रीज कर दें, ताकि फिर आप ट्रीटमेंट ले लो, कैंसर से मुक्त हो जाओ, एंड देन आप अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। बट आजकल क्या हो गया है कि द वुमेन हैव अ टेंडेंसी कि ओके लुक, आई एम नॉट रेडी बट आई वांट टू कीप द डोर ओपन, सो इट इज लाइक दैट। शादी या तो डिलेड है या भी करनी नहीं है, यू आर नॉट रेडी, आपको पार्टनर नहीं मिला है अच्छा अभी तक, या फिर शादी हो गई है तो अभी आपको 3 से 5 साल पॉज लेना है। सो इट इज लाइक दैट, दे वांट कि हाँ ये तो एक ऑप्शन है, हम फ्रीज करा लेते हैं एग्स और फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चा, लाइक दैट। बट एग फ्रीजिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट जोन। फ्रीजिंग कोई 100% सक्सेसफुल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रीजिंग आप किस एज पे करा रहे हो ये भी मैटर करता है। अगर कोई 30 इयर्स पे फ्रीज करा रहा है वर्सेस कोई 35 पे करा रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट हाँ, अगर आप 30 इयर्स की एज से पहले 20 से 30 अंडे भी अगर हमें अच्छे क्वालिटी के मिल गए, तो उस महिला का 60% के आसपास फेयर चांस है कि वो आगे प्रेगनेंसी उसको हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दोज अंडा। बट ये बहुत ही सरप्राइजिंगली देखा गया है कि जितने लोग एग फ्रीजिंग करा भी रहे हैं उनमें से हार्डली ही 10 से 20% महिला वापस लौटती हैं एक्चुअली उन अंडों को रिट्रीव करने के लिए, उन अंडों को यूज करने के लिए। बट ये काफी ट्रेंड में आ गया है। यस, दैट्स यस, इट शुड बी एक्चुअली लाइक ट्रेंड में नहीं लाना चाहिए। यस, देखो नेचुरल इज ऑलवेज बेटर, है ना। सो जितना, एज आई से, अर्ली मैरिज, okay, early may not be the right word, but marriage at the right age followed by natural conception is best. You want to freeze the eggs just because you want career, you want education, or you want financial stability, or you just don't want to take a responsibility as of now. You feel you're not prepared, or you feel like कि अभी मेरे को पार्टनर ही नहीं मिला। So वो सारी चीजों की वजह से egg freezing I feel it's very doubtful. मैम, अब चूंकि आप एक पोस्ट पे हो, कितने लोगों को आप देखते हो, कितने लोगों को ट्रीट करते हो, कितने घरों को काउंसिल करते हो, और कितनों के घर बनाते हो आप, कितनों का घर सजाते हो आप, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में आप अपनी तरफ से या आपके अपने ओपिनियन से आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो, दोनों के लिए, एक औरत के लिए और एक मर्द के लिए? सो सबसे पहले तो अवेयरनेस रिगार्डिंग कि सिंपल थिंग, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है जाके दिखाओ गायनी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेंडेंसी टू डिले द थिंग्स है ना, दैट इज कॉजिंग मोर ट्रबल्स टू बोथ मेन एंड विमेन। सोसाइटल स्टिग्मा को भूल जाओ एंड जस्ट गो एंड शो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना जल्दी कोई चीज कैच होगी ना, उतना जल्दी और उतना ज्यादा इफेक्टिव उसका ट्रीटमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जो फीमेल्स हैं, आई फील फॉर देम कि दे वर्क सो हार्ड, डे एंड नाइट दे वर्किंग लाइक टू रेज द फैमिली, रेज द किड्स, take care of LDs at home, and for the husband also, they just forget about themselves. They don't prioritize themselves as much. So in that phase, जब आप सब कुछ भूल जा रहे हो अपने लिए, health is very important. अगर आप अपने आप को ही नहीं देख पाओगे तो आप पूरी फैमिली को कैसे नर्चर करोगे? सो एक तो ये हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी वैक्सीन के बारे में आ रही है, दैट विल ऑल्सो आई कोट कि जो एक HPV वैक्सीन है, वो लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई वैक्सीन भी है दुनिया में जो कैंसर से हमें बचा सकती है। इनफैक्ट इकलौता कैंसर जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। सो आई वांट कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो हमें सुन सकती हैं, वो 9 to 46 ईयर्स एज ग्रुप में है, जाइए और अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और पता लगाइए कि ऐसी कोई वैक्सीन है जो कैंसर से हमें बचा सकती है। क्यों ना हम अपने आप को बचाएं और हम ऐसी स्थिति को ना ही आने दें कि जब हमारे पास कुछ रिवर्स होने का मौका ही ना बचे। मैम, ये तो थी कि हम पेशेंट को क्या देते हैं, पेशेंट को क्या सर्व करते हैं। अब है कि आपकी जो ये जर्नी है,
ये जर्नी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस हुए या मे बी कुछ नहीं भी हुआ होगा एंड यू टर्न जहाँ पे आप हैं आज, जहाँ पे आप हैं, जैसे कि लाइफ में आपने इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, इस डिपार्टमेंट में भी आपने इनफर्टिलिटी को सेलेक्ट किया, लाइक व्हाई? ओके, सो जैसे कि मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड रहा भी है फैमिली में, सो मैं स्टार्टिंग से ही इंक्लाइन थी कि मुझे जाना भी इसी फील्ड में है। और फिर उसके बाद जब गायनी की बारी आई, सो आई चोज इट बिकॉज आई फील कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ एनी टाइम। एंड आई नो कि इतना आई नो, मतलब इतना हमारा एक्सपोजर था वहाँ पे, इवन एज यू नो जब हम MBBS कर रहे होते हैं, कि हाँ ये तो हो ही जाएगा हमसे आराम से। एंड इन दैट पर्पज हम उस पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं जहाँ पे सो मच वैरायटी ऑफ केसेस है टू बी सीन, टू बी डेल्ट विद। सो इसीलिए भी प्लस फर्टिलिटी, क्योंकि वो तो बूम करती जा रही है बस, और वो और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो आई फील कि जैसे कि आपने बोला मेल्स भी, सो फर्टिलिटी में तो मेल्स भी आते हैं, सो बोथ ऑफ देम नीड यू नो केयर एंड यू नो ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। सो आई फील कि ये जो एक है वेयर आई कैन कनेक्ट, यू नो यू गिव देम जस्ट वन हैप्पीनेस एंड दैट हैप्पीनेस इज वर्थ फॉर देम। यू कांट इवन थिंक, यू नो जब इनफैक्ट एक इनफर्टाइल कपल आता है और वो 1-1.5 महीने में प्रेग्नेंट हो जाता है, एंड देन दे सी द 2 lines, the happiness that they have, I think we feel more happiness and we are able to have our food with much more satisfaction in life. That's what I feel. So that I think it gives you that energy to Absolutely. do more and more and serve more and more. Thank you so much, ma'am, for coming and giving all of your knowledge and experiences to me and my viewers. Thank you so much for giving me such important time of yours. Thank you.